हेलो एवरीवन, आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं एटम एंड न्यूक्लियाई का सब्जेक्टिव सवाल, यानी परमाणु और नाभिक के बारे में। उसका सब्जेक्टिव सवाल को डिस्कस करेंगे जो बोर्ड मॉडल है, यानी 12th बोर्ड जो होने वाली है, फिजिक्स के एग्जाम में आने वाले सवाल हैं। तो देखो, इसमें बतलाने वाला हूं फर्स्ट, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पर आधारित रदरफोर्ड के परमाणु संरचना को समझाएं, यानी डिस्क्राइब रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यानी देखिए, रदरफोर्ड जी ने क्या किए, एटम की स्टडी करने के लिए, एटम के स्ट्रक्चर को बतलाने के लिए अल्फा स्कैटरिंग की है, अल्फा रेज का बम्बार्डेड करवाए। किस पे? तो गोल्ड के एक फॉइल पे, यानी गोल्ड के एक पत्थर पे। तो उसमें रिजल्ट क्या मिला उनको जब बम्बार्डेड करवाए? तो देखिए, यहां पे ये रहा कि ये गोल्ड का फॉइल है ना, उसका एक एटम को डिस्कस किए। तो यहां पे ये देखे कि जैसी ये अल्फा रेज जाती है, उसमें बहुत सारा रेज जो है वो एटम को क्रॉस कर जाती है। तो इस स्टेटमेंट को उन्होंने बताया कि बहुत सारे रेज क्रॉस कर गई, यानी एटम का बहुत सारा पार्ट खाली है। एक बात। दूसरी बात, जैसे जैसे सेंटर के तरफ चलते गए रेज, वैसे वैसे डेविएट होते गए और उनकी जो डेविएशन है वो बढ़ते चला गया। और बढ़ते चला जाने के बाद एक ऐसी रेज आई जो न्यूक्लियस को बिना, यानी सेंटर को पहले न्यूक्लियस नहीं, सेंटर को बिना टच किए अपने ही तरफ लौट आई। तो इससे कंफर्मेशन हुआ कि ये जो अल्फा पार्टिकल है ये पॉजिटिव पार्टिकल है। अल्फा रेज पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है ना। तो इससे कंसीडर किए कि ये जो सेंटर है वो पॉजिटिव है, इसीलिए रिपल्सन रहा होगा और वो फिर रिपेल होकर के उसी रास्ते पे लौट आया बिना टच किए हुए। ठीक है, तो ये और बताए, देखिए इनका कैलकुलेशन करने के बाद, इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद क्या उनका आया। फर्स्ट में बताया उन्होंने कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। क्यों खाली होता है? पहले बता रखा कि बहुत सारे अल्फा रेज बिना छेड़छाड़ के पत्थर को पार कर गए। ठीक है, द मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम अपीयर्स एम्प्टी, एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि परमाणु के केंद्र पर सभी द्रव्यमान और धनात्मक आवेश केंद्रित होता है, यानी जो सेंटर होती है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, टोटल उसका मास और टोटल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट होता है। यानी मोस्ट ऑफ द मास एंड पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। इसी पॉइंट को जहां पे कंसंट्रेट माना गया है, इसी पॉइंट को उसका न्यूक्लियस बोलते हैं, यानी नाभिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये नाभिक से रिलेटेड हो गया। थर्ड नंबर में आता है यहां पे, सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ अलग अलग कक्षा में घूमते हैं, यानी द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट। ये जो है से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताने का काम किया। चलिए, ये सवाल क्लियर। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखो, नेक्स्ट सवाल अब आता है, देखिए परमाणु के बोर मॉडल की दो कमियां लिखें। ठीक है, बोर मॉडल यानी राइट टू डिमेरिट्स ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम। देखिए, फर्स्ट डिमेरिट्स ये रहा कि उनका जो एक्सपेरिमेंट था एटम को लेकर के, वो ज्यादातर जो रूल दिए वो हाइड्रोजन एटम के लिए दिए, या तो हाइड्रोजन लाइक एटम जैसे हीलियम हो गया, या नहीं तो लिथियम आयन हो गया। ठीक है, तो इन सबों को लेकर के उन्होंने रूल दिया। तो देखिए, यह हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे आयनों के लिए ही वैध है। ठीक है, यानी वैलिड है। इट इज वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयंस। ठीक। सेकेंड नंबर, अस्थाई वृत्तीय कक्षा में त्वरित इलेक्ट्रॉन क्यों ऊर्जा विकिरित नहीं करते, इसका कोई ठोस सिद्धांत नहीं दिया, यानी देयर वाज नो सॉलिड थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन टू व्हाई इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट्स डू नॉट
रेडिएट एनर्जी। यानी देखिए आप लोगों को दोनों मीडियम के लिए, हिंदी वाले के हिंदी और इंग्लिश वाले के इंग्लिश, दोनों मीडियम में आंसर दे चुके हैं। जो मीडियम में आपको चाहिए उस मीडियम को आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखिए तो ये हो गया बोर मॉडल के हिसाब से। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट सवाल आता है, हाइड्रोजन परमाणु के 9वीं कक्षा की कुल ऊर्जा का व्यंजक लिखें। यानी राइट फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए हाइड्रोजन एटम के लिए nth ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए टोटल एनर्जी जो होती है वो En होता है इज इक्वल टू माइनस RCH इंटू Z² बाई N²। ठीक है, यहां पे देखिए En इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z² बाई N²। तो यहां पे जो Z होता है वो 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा हूं इसलिए इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं En माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन ये वोल्ट इंटू, देखिए इंटू, या नहीं तो ऐसे डायरेक्ट अब लिख दो Z² मतलब 1 का स्क्वायर 1। तो ये हो गया nth ऑर्बिट के लिए टोटल एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई N²। N क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है या तो नंबर ऑफ ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में जाएंगे तो n का वैल्यू 1 रख देंगे, सेकेंड ग्राउंड स्टेट में जाएंगे तो n का वैल्यू 2 रख देंगे, तो उसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो nth ऑर्बिट के लिए ये टोटल एनर्जी की स्टोरी हो गई। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए पाश्चन श्रेणी से क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू मीन बाई पाश्चन सीरीज। ठीक है, यानी देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होती है, हाइड्रोजन या स्पेक्ट्रम होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लें। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ का एनर्जी। ठीक है, तो यहां पे क्या होती है कि यदि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम की मैं बात करूं, एक मिनट, हाइड्रोजन एटम की अच्छा बात करूं, देखो हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस हो गया और हाइड्रोजन में एक ही एटम होता है और एक इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो n का वैल्यू ये क्या हुआ 1, फिर n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3, n का वैल्यू 4, इसी तरीके से चलते जाएगा स्टेट, चारों तरफ है ऑर्बिट। ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्राउंड स्टेट है। इसके बाद जितने भी जो भी ऑर्बिट होंगे सभी के सभी एक्साइटेड स्टेट होंगे। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो पुनः वापस आ जाता है, वो टिक नहीं पाता है वहां पे, और जब वापस लौटता है तो एनर्जी को रेडिएट करती है, जिसको हम लोग फोटोन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, फोटोन एनर्जी मिलेगा। तो बहुत सारे, जैसे चला गया तो आएगा तो बहुत सारे एनर्जी को रेडिएट करेगा, बहुत सारे वेवलेंथ का, तो वही जो कलेक्शन होगा वही स्पेक्ट्रम होगा और उसी का नाम है यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब देखो, तो जब हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से तृतीय स्तर में आता है, यानी कह सकते हो व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम कम्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू थर्ड एनर्जी लेवल। ये देखो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये क्या है यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकेंड एनर्जी लेवल, और ये हो गया थर्ड एनर्जी लेवल। तो याद रखें फर्स्ट एनर्जी लेवल में आएगा तो लाइमन सीरीज, सेकेंड में आएगा तो बॉमर सीरीज, थर्ड में आएगा तो पाश्चन होगा, फोर्थ में आएगा तो ब्रैकेट होगा, फिफ्थ में आता हायर एनर्जी लेवल से तो उसको पीफंड बोलते हैं या तो फुंड बोलते हैं। ठीक है, जिसके लिए देखिए एक बेसिक कंसेप्ट होती है 1/λ इज इक्वल टू Z² R इंटू 1/N1 के स्क्वायर
-1/n2 के स्क्वायर। तो जैसे इसमें आ रहा है कहां से, तो थर्ड में आ रहा है, कहां से आ रहा है, उधर से, उसके आगे वाले से, 4 से आ जाए, 5 से आ जाए, 6 से आ जाए, यानी इन्फिनिटी तक बात करेंगे। तो देखिए, तो यहां से 1/λ इज इक्वल टू Z²R। हाइड्रोजन के लिए तो Z का वैल्यू 1 रख देंगे, R यहां पे है जो इसको रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, और 1/n1 किस में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर -1/n²। ये हो गया यहां पर सिचुएशन। देखो ये, तो यहां से इसको क्या बोलेंगे, अब n की जो वैल्यू है ये 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, डॉट 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 कहां तक चला जाएगा, तो ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। हो गया ऐसा। तो ये हो गया पाश्चन श्रेणी से क्या समझते हैं, ये मैंने बता दिया। ए लिख दीजिए, ए लिख दीजिए, ठीक है, यहां पे दिखा दीजिए, हो गया स्टोरी क्लियर। ओके, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट सवाल। अब आता है नेक्स्ट सवाल, देखिए है क्या यहां पे। अब आता है एक्स किरणें के 2 गुणों को लिखें, यानी राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज। ऐसे एक्स रेज की बहुत सारे प्रॉपर्टी है। सबसे पहले तो एक्स रेज क्या है, तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी एक प्रॉपर्टीज हो गया। इसकी जो एनर्जी होती है फोटोन एनर्जी के रूप में होती है, 2 हो गया। फिर देखिए इसकी जो वेवलेंथ होती है, यानी इसका तरंग लंबाई 1 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम तक होता है, यानी इट्स वेवलेंथ इज 1 एंगस्ट्रम टू, है ना, 100 एंगस्ट्रम। और ये जो एंगस्ट्रम होता है 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। हो गया ऐसा। यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, अब देखिए ये क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से क्रॉस करवाओगे तो इसकी डेविएशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या होता है, इसका यूज किस लिए करते हैं, तो इसका यूज एक्सरे करवाने के लिए, मतलब थेरेपी में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। तो कभी प्रॉपर्टीज पूछ देगा, कभी इसका यूज पूछ देगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया एक्सरेज से, यहां पे स्टोरी। अब देखो आगे बढ़ता हूं, यहां पे बोल रहा है बंधन ऊर्जा क्या है, यानी व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी। यानी देखिए होता क्या है यहां पे, यह है एक प्रकार की एनर्जी, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे प्राप्त कर निकाय घटक कणों में विभक्त हो जाता है, उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। यानी द मिनिमम एनर्जी विच द सिस्टम नीड्स टू रिजोल्व इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट, है ना, इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। अब देखिए इस पे थोड़ा सा समझाता हूं। देखिए है क्या, सपोज कर लीजिए यहां पे कि कोई एटम का ये न्यूक्लियस है, और अभी इसका जो घटक है, ये न्यूक्लियस का कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इसका टोटल मास क्या है, अभी m है। अब कोई एनर्जी देगा तो क्या होगा, ये टूटेगा, यानी अलग अलग होगा। तो अलग अलग होगा तो इसमें देखिए ये हो गया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, हो गया ऐसा। अब देखिए इसमें बात करेंगे कि अभी जो मास है, देखिए ये और ये मास है ये, तो इस मास को मान लो m1, इसके मास को मान लो m2, तो इसका टोटल मास कितना होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन ले लीजिए और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ले लीजिए, और दोनों को मास को ऐड कर लीजिए, टोटल मास निकल जाएगा। इसको बोलेंगे मास ऑफ न्यूक्लियन, इसको बोलेंगे मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, कितना प्रोटॉन होगा, जेड प्रोटॉन,
एक प्रोटॉन का मास यानी ZMP प्लस क्या लिखेंगे A माइनस जेड, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो दोनों मास जो होता है वो दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, और ये जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। यानी यहां पे मास डिफेक्ट क्या होगा, डेल्टा M होगा, जो M2 और माइनस M1, M2 माइनस M1 होगी। अब देखिए M2 माइनस M1 होगा तो इसकी वैल्यू कितना आएगी, यहां पे आएगी ZMP प्लस A माइनस जेड, और ये क्या आएगा Mn आएगा, माइनस क्या आएगा M आएगा। हो गया। तो ये हो गया मास डिफेक्ट। अब इसकी एनर्जी लोगे तो यहां पे एनर्जी होगा आइंस्टीन इक्वेशन से, क्योंकि एनर्जी का कन्वर्सन मास में और मास का कन्वर्सन एनर्जी में इसी रूल से होती है। तो ये हो गया E इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू C²। यदि मैं बात करूं यहां पे कि ये जो मास रहे वो क्या रहे, 1 एटॉमिक, इसको बोलते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट, और 1 एटॉमिक मास जो यूनिट होती है 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। और जिस समय इसकी वैल्यू इतना होगा तो एनर्जी का वैल्यू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, जिस समय मास डिफेक्ट 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा, 1 एटॉमिक मास का यूनिट इतना होता है, ये जो है प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर होता है। यदि उतना कहीं पे मास डिफेक्ट हो रही है तो एनर्जी कितना क्रिएट होगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही हो गया क्या चीज, इतना जो अंत तो कह सकते हो कि यदि यहां पर सिस्टम लिए तो सिस्टम, देखो सिस्टम की बात किया तो सिस्टम ये है और ये टूट गया अपना कंपोनेंट में, ठीक है, ये टूट गया, तो टूटने से पहले मास और टूटने के बाद मास, तो क्या हुआ, इतना जो एनर्जी दिए तोड़ने के लिए वही एनर्जी से ये क्या हुआ था, बंधा हुआ था। ठीक है, और वो एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो मास डिफेक्ट से निकाल लेंगे। मास डिफेक्ट देख लेंगे पहले कितना था अब कितना हुआ, तो तोड़ने के लिए इतना एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़ जाता हूं। ओके, देखिए अब आगे, अब आता है यदि द्रव्यमान संख्या 238 तथा परमाणु संख्या देखो कितना है 92 हो, तो अल्फा बीटा गामा कण के उत्सर्जन के बाद द्रव्यमान और परमाणु संख्या निकालें। यानी अल्फा निकलेगा मतलब एक अल्फा, बीटा निकलेगा मतलब एक बीटा, गामा निकलेगा मतलब एक गामा। तो आपको बतलानी है कि निकलने के बाद कितना उसका द्रव्यमान होगा, कितना उसका परमाणु संख्या होगी, यही बतलानी है। यानी इफ द मास नंबर ऑफ ए, ठीक है, इज 238 and atomic number is 92, find mass and atomic number after emission of alpha बीटा एंड गामा पार्टिकल। तो देखिए सबसे पहले ये बात समझ लें कि अल्फा बीटा गामा जो होती है वो कब निकलता है, किस से निकलता है, तो ये जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलता है। यानी जहां पे क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी होती है, वहीं से इसका इमिशन होता है, ऐसे इसका इमिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी बात हो रही है। ये अल्फा क्या होता है, अल्फा के बारे में समझ लें जरा, तभी तो सवाल सोल्व होगा। अल्फा का मतलब होता है हीलियम का न्यूक्लियस, यानी हीलियम का आयन, यानी इसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 होता है। यानी यदि किसी न्यूक्लियस से अल्फा निकल गया, एक अल्फा, तो उसके एटॉमिक नंबर 2 ले जाएगा और मास नंबर 4 ले जाएगा। ठीक है, अब देखो एक हो गया। दूसरा,
यहाँ पे इसका मास भी निकल जाएगा, चार्ज भी निकल जाएगा, सब कुछ निकल गया। अब देखो यदि बीटा लेते हो तो बीटा क्या करता है कि बीटा जो होती है वो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसको निकलने से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसके एटॉमिक नंबर में एक की वृद्धि हो जाती है, मतलब एक बढ़ जाता है। और गामा जो होती है वो फोटोन होता है, यानी वो चार्ज लेस है और मास लेस है, रेस्ट मास लेस है, यानी उसको निकलने से सिर्फ एनर्जी निकल रही है ना। उससे ना तो मास पे कोई फर्क पड़ता है, ना ही किसी प्रकार की जो है से एटॉमिक नंबर पे इफेक्ट पड़ता है। और ध्यान दें कि अल्फा और बीटा का इमिशन एक साथ नहीं होगा। अल्फा निकल रहा है तो साथ में गामा निकलेगा, यदि बीटा निकल रहा है तो साथ में गामा निकलेगा, एनर्जी पार्टिकल के रूप में, एनर्जी के रूप में। ओके, देखिए तो यहां पर समझिए कोई भी परमाणु है, देखिए मान लेता हूं कि X कोई परमाणु है, एटम है, जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, ओके, और मास नंबर 238 है। अब देखिए एक अल्फा अभी निकला तो एक किस में कन्वर्ट हो गया, वाई में। अल्फा निकलने से क्या होगी, एटॉमिक नंबर 2 से कम जाएगा, तो 2 से कमा दो तो ये 90। मास नंबर 4 से कम जाएगा, 234। चलिए अब किसके पास पहुंच जाएगा, जेड के पास पहुंच गया। अब देखो क्या निकला, एक बीटा निकल रहा है, एक बीटा निकल गया। अब एक बीटा जैसे निकलेगा तो इसका एटॉमिक नंबर को 1 बढ़ाएगा, तो ये क्या करेगा, 91। मास नंबर पे कोई प्रभाव नहीं, 234, ठीक है, ये हो गया। अब क्या निकलेगा, एक गामा निकलेगा। एक गामा, गामा एनर्जी पार्टिकल है, ना तो मास को चेंज करेगा ना तो उसके एटॉमिक नंबर को चेंज करेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के रूप में निकल जाएगा। तो बोल सकते हो कि ये जेड डैश हो गया, जो 91 ही रहेगा और 234 ही रहेगा। तो यानी लास्टली देखा जाए, लास्ट में तो निकलने के बाद एटॉमिक नंबर पूछेगा तो 91, मास नंबर बोला तो 234। पूछा जाएगा कि पीरियोडिक टेबल में ये कितना खिसक गया, तो ये कितना था, 92 था, अब कितना हो गया 91, यानी एक पीछे खिसक गया, आगे नहीं बढ़ा, एक पीछे खिसक गया, ठीक है। अब थोड़ी सी बात यहां पे और कर लें हम लोग कि देखिए अल्फा जो रेज है वो पॉजिटिव है, इसकी चार्ज 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है, क्योंकि ये हीलियम न्यूक्लियस है। इसकी मास 2 प्रोटॉन प्लस 4 न्यूट्रॉन होता है। क्यों, क्योंकि हीलियम जो है आयन है ये, ठीक है, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, इसलिए इसका मास इतना होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसकी जो एनर्जी होती है, जिसके कारण इसकी जो आयोनाइजेशन पावर होती है वो बीटा से भी ज़्यादा होता है, गामा से भी ज़्यादा होता है, लेकिन पेंट्रेटिंग पावर सबसे कम होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सब में डेविएट करता है। हो गया, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। यदि बोल दिया लिखने के लिए तो बीटा की बात करो तो बीटा क्या है, ये नेगेटिव पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन है, समझ गए, इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहां पे क्या होती है कि इसकी जो आयोनाइजेशन पावर है वो अल्फा से कम है, गामा से ज़्यादा है, बट पेंट्रेटिंग पावर जो है, माने भेदन करने की जो क्षमता है वो अल्फा से ज़्यादा है, गामा से कम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कैसा है, निगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो ये क्या होगा, डेविएट होगा, श्योर। अब देखो गामा के पास जाओ, गामा क्या है, चार्जलेस
मासलेस। कैसा है? फोटॉन है। और वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, लेकिन ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसकी जो आयोनाइजेशन पावर है वो अल्फा से भी कम और बीटा से भी कम है, लेकिन पेंट्रेटिंग जो पावर है, जो भेदन करने की क्षमता है, वो अल्फा से भी ज़्यादा है और बीटा से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर्टीज यदि पूछ देगा लिखने के लिए तब। ठीक है, और इस सवाल का जवाब सिर्फ यही हुआ कि फाइनल में लिख देना है जो जेड होगी वो 91 और मास नंबर जो होगा 234 होगा, बस यही तक। ठीक है, यही इसका जवाब हो गया, इतना ही। उधर मैंने ये बता दिया कि अल्फा की प्रॉपर्टी पूछेगा, बीटा की प्रॉपर्टी पूछेगा, गामा की प्रॉपर्टी पूछेगा, तो आप बना सकते हो। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए, अगर यहां पे आता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक, शीतलक और नियंत्रक छड़ के उपयोग को लिखें। यानी राइट द यूजेज ऑफ मॉडरेटर, कूलेंट एंड कंट्रोलिंग रॉड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ये पहले समझ लें कि न्यूक्लियर रिएक्टर होता क्या है। न्यूक्लियर रिएक्टर को एटॉमिक रिएक्टर भी बोलते हैं, और ये एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, यह एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज न्यूक्लियर एनर्जी को, न्यूक्लियर एनर्जी जहां पे न्यूक्लियस का डिवीजन होगा या तो न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशन होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, और उससे जो एनर्जी प्राप्त होगी उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। अब वो जो एनर्जी प्राप्त होगी उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला ही न्यूक्लियर रिएक्टर कहलाता है। यानी एक ऐसा व्यवस्था है, ऐसा अरेंजमेंट है, ऐसा डिवाइस है जिसका हेल्प से, जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो देखिए, तो इसमें बोल रहा है कि इसमें मंदक क्या है, मंदक का यूज उपयोग क्या है, शीतलक का क्या है और नियंत्रक छड़ का क्या है, यानी मॉडरेटर, कूलेंट और कंट्रोलिंग रॉड। देखिए, सबसे पहले मॉडरेटर पे आते हैं। देखिए, मॉडरेटर का नाम ही है मॉडरेटर, यानी इसको बोलते हैं मंदक। मंदक, देखिए न्यूक्लियर जो रिएक्शन होती है, ठीक है, यदि डिवीजन होता है तो स्लो न्यूट्रॉन के कारण होता है, और यदि, ठीक है, डिवीजन नहीं कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है, तो उस केस में फास्ट प्रोटॉन भाग लेता है। डिवाइड करने के लिए क्या, तो स्लो न्यूट्रॉन, कंबाइंड करने के लिए कौन आएगा, तो फास्ट प्रोटॉन आएगा। तो यहां पर जो न्यूट्रॉन है वो स्लो होना चाहिए, तो स्लो करवाने वाला तो चाहिए, तो स्लो करवाने वाला ही क्या है, मॉडरेटर है। मॉडरेटर का काम है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने वाला है, न्यूक्लियस को डिवाइड करवाने वाला है न्यूट्रॉन, उसको स्लो कर देगा, उसके मोशन को स्लो कर देगा, वही मॉडरेटर होता है। ठीक है, देखो इसका क्या काम है, इसका उपयोग क्या है, तीव्र न्यूट्रॉन की चाल को कम करने में किया जाता है। यानी दीज आर यूज टू स्लो डाउन फास्ट न्यूट्रॉन। अब पूछा जाएगा मॉडरेटर होता कौन कौन है, तो मॉडरेटर जो होता है वो देखिए, मॉडरेटर होता है यहां पे D2O, या तो ग्राफाइट, ठीक है, ये मॉडरेटर होता है। अब मॉडरेटर का काम क्या है ये भी मैंने बता दिया किस लिए यूज करते हैं। अब आता है शीतलकानी कूलेंट। अब देखिए वहां पे न्यूक्लियर जो एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी के रूप में मिलता है, किस में, एटॉमिक रिएक्टर में, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर में, और उस हीट एनर्जी से हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले वहां पर क्या होती है कि कूलेंट जो होता है उस एनर्जी को खींचता है, उस एनर्जी को पहले गेन करता है, ठीक है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। देखो तो यही क्या है, ऊष्मा को अवशोषित करने में, यानी टू ऑब्जर्व हीट। ठीक है, अब देखिए इसमें किसका यूज करते हैं, देखो इसका यूज तो हो गया, लेकिन ये होता कौन है, तो या तो वाटर का यूज करेंगे या तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे, किसके रूप में, कूलेंट के रूप में।
और ये एनर्जी को क्या करेगा, हीट एनर्जी को गेन करेगा। और किसी को भी हीट एनर्जी मिलता है तो क्या होता है, वो मोशन करना शुरू कर देता है, ठीक है, उसकी मोशन फास्ट हो जाती है। तो इसमें जो मोलेक्यूल है वो मोशन फास्ट हो जाता है और जाके टरबाइन को ये घुमाता है, और टरबाइन जब घूमता है तो कॉइल घूमता है मैग्नेटिक फील्ड में और वहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, ये लिखा हुआ है। ओके, आगे बढ़ूँ। हाँ, देखिए अब आता है नियंत्रक छड़ की बात करनी है। तो नियंत्रक छड़ यानी कंट्रोलिंग रड। कंट्रोलिंग रड जो होता है या तो कैडमियम रड लेते हैं या तो बोरॉन रड लेते हैं। यानी क्या होगा, कैडमियम या तो बोरॉन, ठीक है। बोरॉन बी होगा, सिर्फ बी आर नहीं होगा, बी होगा, ठीक है। बोरॉन लेते हैं, यानी यह न्यूट्रॉन अवशोषक है, यानी दीज आर न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर्स। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए एक जो है से न्यूक्लियस यूरेनियम का है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में यूरेनियम लिया जाता है। यूरेनियम 235 है, इसके पास एक न्यूट्रॉन आया, इसको डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करेगा तो यहाँ पे देखिए बेरियम और इधर क्रिप्टन में डिवाइड कर देता है, और यहाँ पे 3 नया न्यूट्रॉन निकलता है, 3 नया न्यूट्रॉन निकल गया। अब 3 नया न्यूट्रॉन ये अबर जो है नेक्स्ट स्टेप में 3 न्यूक्लियस को जाके डिवाइड करेगा यूरेनियम को, और फिर 3 को देगा, तो 3 तिया 9, फिर 3 देगा नया न्यूट्रॉन, तो 9 तिया 27। एक टाइम ऐसा आएगा कि एक साथ बहुत सारे यूरेनियम का डिवीजन होगा, यानी बहुत सारी एनर्जी क्रिएट होगी, बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यानी विस्फोट जिसको बोला जाएगा। अधिक मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति ही क्या है, विस्फोट है, ठीक है। तो वहां पे विस्फोट होगा। तो इस केस में क्या बोलोगे, इसको कंट्रोल करने वाला चाहिए। तो इसमें से ये जो नियंत्रक छड़ है, कंट्रोलर का काम है। कंट्रोलर जो है वो क्या करता है कि जो न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन को रहने देगा और 2 को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बार बार जो है से रेगुलिटी मेंटेन होगा, यानी हर बार रेगुलर वे में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रॉन को जाने देगा। एक न्यूट्रॉन तो 2 है ना, जैसा सिस्टम बनाना है उस हिसाब से करेगा। तो वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा और हमेशा फिक्स एनर्जी मिलता रहेगा। तो ये हो गया कंट्रोलर के रूप में, ठीक है। तो ये कंट्रोलर के रूप में है। चलिए एक बार जरा देख लें कि ये कैसा, यही देख लिया जाए। यहाँ पे ये जो है ये एटॉमिक रिएक्टर है, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर है। जरा इसका फंक्शन को एक बार देख लें कि ये कैसे वर्क करता है। चलिए देखिए, यहाँ पे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वर्क कर रहा है तो आपने देखा, देखिए है क्या, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए, तो पीछे से चलते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए क्या चाहिए, जनरेटर चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे क्या रहा, ये देखो यहाँ पे जनरेटर है। ये जनरेटर को क्या चाहिए, घुमाने वाला चाहिए, तब जो है से इलेक्ट्रिक सर्किट में भेज देगा, ठीक है। देखो तो इसको घुमाने के लिए यहाँ पर देखो टरबाइन लगा दिया गया, टरबाइन लगा दिया। टरबाइन को घुमाने वाला चाहिए, तब ये घूमेगा, टरबाइन घुमाएगा इसको। तो जनरेटर में व्हील जब घूमेगा, यानी कॉइल जब घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होगी, अपने आप क्रिएट होगी ड्यू टू इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। टरबाइन को घुमाने के लिए देखिए यहाँ पर सिस्टम बनाया गया है। ऐसे देखिए ट्यूब है, और इस ट्यूब में क्या होती है कि पानी भरा हुआ रहेगा या तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा हुआ रहेगा कूलेंट के रूप में। कूलेंट तो समझ ही रहे हो, शीतलक है, जिसका काम क्या है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ पर देखिए है क्या कि इसके अंदर सिस्टम है। यहाँ पर देखो रड लगा हुआ है फ्यूल के रूप में, इसके अंदर फ्यूल है, ये जो रड लगा हुआ है वो कंट्रोल रड है, ठीक है, कंट्रोलर के रूप में। और फ्यूल जैसे ही क्या होता है,
फ्यूल क्या बोले, यूरेनियम 235 डाला हुआ है, वो अब डिवाइड होने लगा, और डिवाइड जब होने लगा तो एनर्जी क्रिएट करने लगा। कौन एनर्जी, हीट एनर्जी के रूप में, ठीक है, हीट एनर्जी के रूप में क्रिएट होने लगा। अब हीट एनर्जी जब जो है से क्रिएट होने लगा तो यहाँ पर देखिए हीट एनर्जी कौन ऑब्जर्व करेगा, ये जो कूलेंट है इसके हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, अवशोषित करेगा, और अवशोषित करने से इसकी गति बढ़ जाएगी, और इसकी गति जब बढ़ेगी तो ऐसे आएगा, ये टरबाइन को घुमाएगा, क्योंकि ऐसे जाना है उसको तो टरबाइन को घुमा करके चले जाएगा क्योंकि गति ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके अंदर सिस्टम बना हुआ है कि जैसे वो फ्लो करने लगेगा, जैसे ये पास होने लगेगा तो घूमना शुरू कर देगा, तो जनरेटर घूम जाएगा। अब देखो ये तो हो गया यहाँ पर खींचने के बाद। अब यहाँ पर देखो यही इसी के अंदर मतलब रिएक्टर जो वेसल है उसके अंदर मॉडरेटर लगा हुआ रहता है, ठीक है। मॉडरेटर मैंने बता ही दिया, जिसमें न्यूट्रॉन जो एक्स्ट्रा निकल जाता है, क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है, वो जो है से ऑब्जर्व कर लेता है ना, रोक लेता है ना, सॉरी मॉडरेटर स्लो कर देता है, जो फास्ट न्यूट्रॉन होता है उसको स्लो कर देता है, कंट्रोलर उसको ऑब्जर्व कर लेता है, और बार बार यही प्रोसेस चलते रहती है। कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर का काम है एनर्जी स्टोर करके रखना, ठीक है, और ये इस तरीके से यहाँ पे। अब देखो ये जो है एक दीवार बना हुआ है चारों तरफ, ठीक है, जिसको परिरक्षक बोलते हैं, सेल्ड बोलते हैं। वो 8 फुट, ये जो देख रहे हो 8 फुट मोटी दीवार से पैक किया हुआ है। क्यों ऐसा किया हुआ है, क्योंकि 8 फुट की मोटी दीवार इसलिए है कि यहाँ पर जब रिएक्शन होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, तो अल्फा बीटा गामा रेज निकलेगी, और अल्फा बीटा गामा रेज निकलेगी जिससे क्या होगा, वहाँ पे लोग को प्रभाव डालेगा, प्रभावित करेगा। इससे बचने के लिए 8 फुट के दीवार चारों तरफ से लगा दी जाती है, उसको पैक कर दी जाती है कि अल्फा बीटा गामा रेज जो निकलेगी उसको रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको जरा मैं बता दूं फिर से एक बार आप लोगों को, देखिएगा टरबाइन, देखिए यहाँ से एनर्जी मिलने लगा, ये जो है से हीट जाने लगा, रेड कलर का हीट है, और ये ऑब्जर्व करने लगा, ये जाता है, घुमाता है, और इस तरह से देखिए है ना, यहाँ पर करंट पहुँच गया, यहाँ पर जो है से जो टाउन है उस टाउन में एनर्जी पहुँच जाती है, देखिए पहुँच गया एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी ये क्या हुई, यहाँ पर प्रोसेस हुई, ठीक है, किसका, टरबाइन घुमा करके, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर में मैंने बात, यानी ये रहा न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड, और ये जो है से सवाल यहीं पे समाप्त होती है आप लोगों का। एटम और न्यूक्लियस का ये जो इंपॉर्टेंट सवाल थे उसको मैंने करवा दिया, ठीक है। फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।